प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर के साथ में। तो देखिए, आपको सबसे पहले लाइक और शेयर तो जरूर करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या जब जुड़ेगी तो आपका भी ज्यादा मन लगेगा और हमारा तो ज्यादा मन लगेगा ही लगेगा। आपका फायदा ये रहेगा कि ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो भाई ज्यादा लोगों के विचार आएंगे। कौन किसको मालूम है, कितना किसका सही है, सब पता चल जाएगा। और हमको ये पता चलेगा कि हमने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल क्या मिला है। तो फिर अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, लेकिन जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे, इसके साथ इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, सबको पता है 332 मीटर प्रति सेकंड है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाल मालूम है और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाल पता करना है। आंसर दिया हुआ है 325 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, 325 से तो कम हो गई चाल, तो ये तो होता ही बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, दूसरा देखिएगा 332 मीटर पर सेकंड, ये भी गलत होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, सब लोगों को पता है। तो भाई ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहां पर 352 मीटर पर सेकंड लिखा, एक 367 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। अब इसमें कौन सा सही है ये आपको दिमाग लगाना है, सोचना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे देखेंगे, फार्मूला आपको पता है, एक तो V1/V2, V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2। ये काम कर लीजिएगा, यानी V1 की जगह पर क्या करिएगा, 332 लिख दीजिएगा। V2 आपको पता करना है, T1 की जगह पे 0 + 273 कर देना है, और यहां पर T2 की जगह पे 35 + 273 कर देना है। भाग करके वर्गमूल निकाल के क्रॉस गुणा करके आंसर पता करना। ये तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी जैसे तापमान हम बढ़ाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ये बात ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा। यानी कि तापमान में वृद्धि यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की होगी तो चाल ध्वनि की 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। अब देखिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर तापमान बढ़ाया गया है, तो 35 का इससे आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 35 का गुणा करते हैं, 35 का गुणा करते हैं 0.61 से, तो ये आपका 5 इधर हो जाएगा, 35 इधर आएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया है, और यहां पर हासिल हो गया आपका 3, और 6 तिया 18, 3 21 ही हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, ये आप 6 पंचे 30 हासिल 3 हो गया, 6 तिया 18, 3 21, ये 5 इधर हो जाएगा, और ये 3 इधर हो जाएगा, और ये 1 और ये 2 पॉइंट यहां पर पहले से लगा था, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंक दशमलव यहां लगा देते हैं, तो ये बन गया आपका 21.25, यानी लगभग चाल 21.25 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसी में जरा जोड़ दीजिएगा, तो 332 ये हो गया है, इसमें आप 21.35 ऐड कर देते हैं, तो 3 5 इधर हो गया, 3 ही हो गया, 5 और 3 353, ये आंसर मिल गया, 353 मीटर प्रति सेकंड। तो हो गया आपका आंसर नंबर ये सी सही। ठीक है, बेसिक तरीका तो आपका ये वाला है, लेकिन यदि इसको आप ना अप्लाई करिए तो ध्वनि की चाल 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ये जो है 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगला नंबर देखिए क्या है, दोनों सिरों पर खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति n है। दोनों सिरों पर जो खुला आर्गन पाइप है तो उसकी मूल आवृत्ति n बताया। तो खुले आर्गन पाइप की जो मूल आवृत्ति का सूत्र होता है वो n इक्वल होता है V/4L होता है। V/, बंद का हो गया, और V/2L होता है खुले आर्गन पाइप का। तो खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति कितनी होती है, n = V/2L, और
बंद आर्गन पाइप का ये V/4L होता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या कहा, नली को ऊर्ध्वाधर स्थिति में पानी में रख के डुबाया जाता है, जिससे उसकी लंबाई क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। यानी उसको ऐसे डिप किया गया तो जो लंबाई थी वो आधी डूब गई, आधी खुली है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लंबाई थी वो पहले के क्या हो गई, आधी हो गई। तो अब जरा देखिएगा यहां पर क्या बनेगा कंडीशन, ये n हो गया और ये है v, और लंबाई कितनी हो गई, यहां पर आधी हो गई, L/2 ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, अब और बंद आर्गन पाइप ये हो गया, कितना हो गया, बंद आर्गन पाइप। तो बंद आर्गन पाइप क्यों हो गया, क्योंकि जब पानी में इसको ऐसे डुबाएंगे तो निचला जो सिरा पानी में डूब जाएगा, तो बंद आर्गन पाइप हो जाएगा। और बंद आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति क्या बन जाएगी, यहां पर ये 4L हो जाएगी। अब इससे आप यहां कैंसिल कर दीजिएगा, तो n डैश इज इक्वल टू कितना बना, V/2L। जरा मिला लीजिएगा क्या लिखा हुआ, देखिए n डैश V/2L और n इक्वल V/2L दोनों सेम हो गए, इसलिए यहां पर जो आवृत्ति होगी वो n डैश जो होगी वो n के बराबर हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए खुले आर्गन पाइप और बंद आर्गन पाइप, खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति बंद आर्गन पाइप के जस्ट 2 गुना होती है। ठीक है, तो ये हमारे खुले आर्गन पाइप की आवृत्ति थी V/2L और बंद की होती है V/4L। ठीक है, अब यहां पर जब इसको पानी में से डुबाया गया और आधी लंबाई तक डुबाया गया, तो आधी लंबाई जब डूब गई तो लंबाई जो पहले थी आर्गन पाइप की उसकी आधी रह गई, तो आपने यहां पर L/2 कर दिया। और ये खुला आर्गन पाइप कन्वर्ट किसमें हो गया, बंद आर्गन पाइप में, इसलिए यहां पर V/4L हो जाएगा। तो V/4L हल करके आपने आंसर दिखा दिया है। आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर देखते हैं, द्विपरमाणु गैस के लिए गैमा का मान कितना होता है। तो ऑप्शन दिया है 1.9, ऑप्शन बी है 2.5, ऑप्शन सी है 3.5 और ऑप्शन डी है 1.4। तो द्विपरमाणु गैस के लिए गैमा का मान होता है ऑप्शन नंबर डी 1.4 और गैमा होता है Cp/Cv का मान। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दो तरंगों के समीकरण दे रखे हैं, कौन से, y1 इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 मीटर और y2 दिया हुआ है a कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब कहा जहां x मीटर में है और t सेकंड में है, तो कलांतर कितना होगा वो निकालना है। देखिए थोड़ा सा सवाल ये घुमा करके दिया हुआ है, गलत होने के चांसेस ज्यादा है। क्या है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, ए साइन लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा है, ए कॉस लिखा हुआ है, बस यहीं पे गड़बड़ है। जल्दबाजी में क्या करेंगे, कलांतर देखेंगे, यहां पर कितना लिखा है 0.52 लिखा हुआ है और यहां पर कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब ठीक, तो इसका मतलब कलांतर कितना हो जाएगा 0.52 और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर क्या लिखा है बेटा, यहां पर लिखा है साइन और यहां पर क्या लिखा है कॉस। तो साइन है और कॉस तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको 90 प्लस करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि 90 में करने पर साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 90 प्लस हो जाएगा, यानी π/2 ये हो गया, π/2। अब ये कितना है 0.752, तो π/2 का मतलब 1.57, क्योंकि π/2 का मान होता है, π/2 को आप लिखते हैं, π/2 को 3.14 को जब आप 2 से भाग करते हैं तो 1.57 ही निकल जाता है। तो ये कलांतर निकालना, इसमें से आपको इसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो 1.57 में से 0.57 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 1.0 ही बनेगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.0 रेडियन। ठीक है, गलती ना हो, क्यों ध्यान रखेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर cos थीटा है और यहां पर है sin थीटा। यदि दोनों तरफ sin sin होता है या दोनों तरफ cos cos होता तो आपका आंसर फाइनल था ये वाला, लेकिन यहां पर दोनों जो है अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर आंसर आपका मिलेगा कौन सा, 1.0। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है। यानी क्षैतिज जो परास है जिसको आर से लिखते हैं, महत्तम ऊंचाई को जिसको एस से लिखते हैं, वो है 4 गुनी। क्षैतिज का प्रक्षेप कोण कितना है वो आपको निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्षैतिज परास का जो सूत्र होता है वो सबको पता है, आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। क्या बनता है बेटा? आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बनता है? एच इज इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये दोनों सूत्र बनते हैं। अब इन्होंने कहा क्या है? क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, मतलब ये हो गया क्षैतिज परास और ये हो गया महत्तम ऊंचाई। क्या है? क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, यानी महत्तम ऊंचाई का जब 4 गुना कर दें तो क्षैतिज परास निकल जाएगा। तो महत्तम ऊंचाई का यहां पर मैंने कर दिया 4 गुना। अब दोनों मान डाल दिए यहां पर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और यहां पर आपको लिखना है यू स्क्वायर, या 4 पहले लिख जाइएगा, 4 लिख लीजिए ये, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये हो गया। अब देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर आप हटा दीजिएगा, ये तो हट गया, जी से जी हट गया, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब होता है 2 साइन ए कॉस है, तो ये हमारा बनेगा फॉर्मूला 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पर 4 लिख लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में 2 शामिल है भी, ये भी 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां तक भी कोई मुश्किल नहीं, आराम से लगा लेंगे। तो अब कितना आ गया यहां पर? ये हो गया साइन स्क्वायर से, देखिए ये साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो कास थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहां पर थोड़ा सा मुश्किल है कि अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। इतना तो आप आराम से एकदम लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थोड़ा सा दिमाग चल जाए तो फिर क्या करना है, हमको लगाना नहीं पड़ेगा, ऐसे आंसर आ जाएगा। कैसे? जरा थोड़ा सा टेबल पे दिमाग ले जाइए। साइन और कॉस में ऐसा कौन सा मान है जो दोनों में बराबर है? तो जवाब आपका मिल जाएगा कि साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो सही हो जाएगा कितना? सी 45 अंश। ये एक तरीका हो गया। अब मान लीजिए आपका दिमाग वहां पर ना जाए तो कैसे लगाएंगे? तो मैं ऐसे इसको लिख लेता हूं, ये लिख दिया साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। यहां तक भी तो कोई मुश्किल नहीं थी, हमने क्या किया, इसको बटे में कर दिया, तो आ जाएगा ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और इधर कितना बटा, कितना, 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अपान कॉस तो tan होता, सबको मालूम है, तो मैं भी यहां लिख लेता हूं tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब बताइए tan थीटा, और ये tan 45 लिख लेंगे ना, और थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई? 45 अंश। 45 अंश। तो इस तरह से इसको भी हम लगा सकते थे। ठीक है। दूसरा तरीका और एक था कि यहां पर ये जैसे साइन लिखा है, यहां पर कॉस लिखा है, तो कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस थीटा आपको लिखना पड़ेगा, तो 90 माइनस थीटा लिख देते, तब भी हल कर लेते तो आंसर ही निकल जाता। तो हमारे पास 3 तरीके हैं मान निकालने के। सबसे शॉर्टकट क्या था, यहीं पे आप सोच लेते कि साइन की टेबल में कोई ऐसा मान है जो कॉस की टेबल में वो मान आपस में बराबर आता है, तो साइन 45 और cos 45 का मान दोनों का सेम आता है 1/√2, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर ये है 4 गुना। ठीक है। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है? वर्षा की बूंद का द्रव्यमान कितना है?
तो वर्षा की बूंद का द्रव्यमान देखिए, ये 10 की पावर 23, 10 की पावर 55, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा द्रव्यमान होगा, पृथ्वी के द्रव्यमान से भी ज्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन दोनों तो गलत हो गया। अब ये 10 की पावर -6 ये किलोग्राम लिखा है, 10 की पावर -6 किलोग्राम का मतलब 1 मिलीग्राम हो गया, तो ये लगभग मान सकते हैं। तो हमारा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब मान लो इन केस ये वाला मान नहीं दिया हो, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो व्यवहारिक मान हम ये लिख रहे हैं, ये वाला। यदि ये नहीं दिया है तो हमारा आंसर ये भी सही होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन जो है वो तो गलत है। चलिए, तो इस तरह से निपट गए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6। कितने सही कितने गलत आप लोग कमेंट करके बताइए। अब बढ़ते हैं खंड बा में, और जिनमें आपको एक लाइनर जिसमें आंसर लिखना ही है। क्या है सवाल पहला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल है ए बी, तो ए और बी के बीच का कोण कितना है बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां पर लिख लिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिख लेता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, और इज इक्वल टू कितना हो गया, ये ए बी हो गया। यहां तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान ए बी। बोलो, ये हो गया, हटा दीजिएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहां पर ये 1 आ गया, ये 1 हो गया। अब 1 हुआ तो कॉस थीटा यहां पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 अंश हो गया। ठीक है, नहीं दोनों वेक्टर ए और बी वेक्टर क्या है, दोनों समांतर हैं। कैसे हैं, दोनों समांतर हैं। अगला जाइए, देखिए किसी प्रक्षेप के उड्डयन काल का सूत्र लिखिए। उड्डयन काल का सूत्र लिखना है, तो उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है, कैपिटल टी इक्वल 2u साइन थीटा अपान जी। क्या सूत्र बनता है, कैपिटल टी इक्वल 2u साइन थीटा अपान जी, ये सूत्र होता है। अब आ जाइए अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न कह रहा है घूर्णन गति में किए गए कार्य का सूत्र लिखिए। तो घूर्णन गति में किया गया कार्य W इक्वल होता है टाउ इंटू थीटा, ये फॉर्मूला बनता है W इक्वल टाउ इंटू थीटा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ प्रक्षेपित करने के लिए पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना यहाँ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है पलायन वेग का मान। यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर से 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो पलायन वेग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए पलायन वेग प्रक्षेपित कोण पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो पलायन वेग का मान उतना ही रहेगा, यानी हमारा आंसर जो जाएगा वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्वनि का वेग द्रव, ठोस और गैस किसमें सबसे अधिक होता है, ठीक है, और किसमें सबसे कम होता है। यानी आपको यह बताना था कि ध्वनि का वेग ठोस, द्रव और गैस किसमें सबसे ज्यादा और किसमें सबसे कम होता है। तो देखिए यहां पर ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है, और सबसे कम किसमें होता है, सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, तो सबसे ये कम हो गया, तो मिल गया आंसर फिर आपको। ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा और गैस में सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किसी ठोस के दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है या बढ़ती है। ठीक है, तो किसी ठोस को दबाने पर उनकी स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ठोस को दबाने पर अणुओं के बीच की दूरी घटती है, इसका मतलब स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं के बीच की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, यहां पर लिखेंगे बढ़ती है, और कारण क्या है, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है।
अब अगला क्वेश्चन है मापन की यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर लिखना था, यानी कि मापन की यथार्थता के एक्यूरेसी और परिशुद्धता में क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना था। फिर है द्विविमीय गति को परिभाषित कीजिए, ये द्विविमीय गति के विषय में आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण सहित उत्तर बताइए, सत्य है और असत्य है। फिर अगला दिया क्वेश्चन है धारा रेखी प्रवाह क्या है, इसके दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो धारा रेखी प्रवाह होता है कि जब द्रव इस प्रकार बहता है कि मार्ग में आने वाले द्रव के कण एक ही मार्ग पर चलते हैं, यानी कहने का मतलब द्रव के कण जो है वो एक ही मार्ग पर चलते हैं, धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कृष्णिका विकिरण के लिए ऊर्जा तथा तरंगदैर्घ्य के बीच विभिन्न तापों के बीच में ग्राफ खींचना है और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, किसी गैस के लिए रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक प्राप्त करना है, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक प्राप्त करना है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, वह उष्मागतिक निकाय जिसमें परिवर्तन के दौरान उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, आदान प्रदान नहीं होता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, और यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी, निकाय पर कार्य किया जाएगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गैस का परम ताप 4 गुना कर देने पर उसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये कहा कि किसी गैस का परम ताप कितना गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया है। तो 4 गुना करने पर अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल कितने गुना बढ़ जाएगी। तो रिलेशन यहां पर होता है VRMS, ये अंडर रूट टी, यानी समानुपाती √2 लिख सकते हैं। तो यहां लिख लीजिएगा V1RMS अपान V2RMS इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपान T2। T1 की जगह पर आप कैपिटल T लिख लीजिएगा और T2 की जगह पर कितना कर दिया गया है, 4 गुना किया गया है, तो आप 4T लिख दीजिएगा। और V1RMS के स्थान पर आप लिख लीजिएगा V। हमको V2RMS है निकालना, RMS है निकालना, उसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो V1RMS की जगह पर क्या लिख देंगे, V लिख लेते हैं, और V2RMS की जगह पे V2RMS ही लिख लेते हैं। अंडर रूट कैपिटल T हो गया, ये हो गया 4T, भाग कर दीजिए जरा। तो अब कितना बचा देखिए, 1/4 वो भी अंडर रूट में है तो 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं V अपान V2RMS और ये हो जाएगा 1/4, क्रॉस गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा V2RMS इज इक्वल टू 2V। यानी कि आंसर आपको पता चल गया कि 4 गुना परम ताप करने पर गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अगला नंबर क्या है, एक सरल आवर्त गति समीकरण में y इक्वल 2 साइन 200 पाई टी, जहां पर y मीटर में है और t सेकंड में है, आपको दोलन आयाम और आवृत्ति का मान बताना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर यहां एक जनरल समीकरण लिख लेते हैं, y इक्वल
ए साइन ओमेगा टी। ये है सरल आवर्त गति की व्यापक समीकरण, y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। निकालना सबसे पहले, हाँ अब यहां पर जो समीकरण लिखी उसको भी जरा लिख लें भाई। ये y इक्वल 2 साइन 200 पाई टी, ये लिख लिया। अब करना है हमको तुलना है नहीं, कंपेरिजन करनी है। तो a के स्थान पे क्या हो जाएगा, a इक्वल 2 हो गया, ये मीटर में हो गया। और a यहां पर क्या है, आयाम है। तो आयाम आप लिख देंगे कितना, आयाम लिख देंगे 2 मीटर। एक आंसर तो निकल गया। अब आवृत्ति निकालनी है, तो आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ओमेगा टी को इसके बराबर करेंगे। ओमेगा टी इज इक्वल टू 200 पाई टी हो गया, टी से टी कट गया। ओमेगा को आप 2 पाई एन लिखते हैं, ये भी लिखेंगे, और 200 पाई लिखते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब 2n हुआ तो 2n लिख लीजिएगा, और ये हो गया 200, भाग कर दीजिएगा, कितना मान निकल गया 100। तो आ गया आंसर फिर 100 हर्ट्ज, यानी आवृत्ति कितनी हो गई, 100 हर्ट्ज हो गई। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव में ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड है, द्रव का घनत्व 1.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, उसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना है, वो आपको बताना है। तो देखिए यहां पर ये चाल मालूम है कितनी, 1500। तो हम यहां पर v इक्वल अंडर रूट आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और ये हम लिख देते हैं अपान डी। ठीक है, तो ये 1500 लिख जाइएगा, 1500 तो ये हो गया, अंडर रूट का निशान लगाएंगे। यहां पर क्या करना है, ये आपको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पता करना है, और डी का मान है 10⁻³, यानी 1.0 लिखने से कोई मतलब नहीं था। अब दोनों साइड कर दिए स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो 1500 को 2 बार आप लिख देते हैं, ये हो गया। और इधर हो जाएगा b अपान 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो b का मान आ जाएगा आपका 1500 गुणा 1500 और गुणे 10⁻3, ये लिख लिया। अब क्या करना है, गुणा करना सीधे सीधे है, तो यहां पर आपको क्या करना, 15 और 15 का गुणा तो 225 होता है, और 2 पावर ये 2 पावर ये, तो 2 2 4 और 3 मिलके 7 हो जाएगा, तो 7 आप यहां लिख दीजिएगा, 7 हो गया। अब 0.2 अंक इधर खिसका दीजिएगा, 2.25 लिखिएगा, और यहां पर पावर 9 लिख लीजिएगा, और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगला नंबर क्या है, एक तरंग की चाल 360 मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति है 500 हर्ट्ज, दो निकटवर्ती बिंदुओं के बीच में पथांतर है 12 सेंटीमीटर, आपको कलांतर निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर चाल दे रखी है, कितनी चाल है 360 मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति है 500। ठीक है, तो v के स्थान पे कितना लिख देंगे, v का मान है 360 मीटर प्रति सेकंड, और आवृत्ति कितनी है 500, यानी n का मान लिख लें कितना 500 है हर्ट्ज, ये लिख लेते हैं। तो अब हम यहां पर लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू पता कर लेते हैं। सूत्र बनता है v इक्वल n इंटू लैम्डा, v इक्वल n इंटू लैम्डा। v के स्थान पे कितना लिखेंगे 360 लिख देंगे, n के स्थान पे 500 लिख देंगे, और लैम्डा की जगह पर लैम्डा लिख देंगे। एक जीरो यहां से कट जाएगा, तो लैम्डा का मान जब निकलेगा वो होगा 36/50, वो भी निकलेगा मीटर में। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये पथांतर सेंटीमीटर में दिया है,
तो इसको हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इक्वल 36, ये लिखिएगा, बटे 50 लिख दीजिएगा और गुणे 100 कर दीजिएगा। तो ये 100 लिख दिया, 50 दूना 100 हो गया, 36 दूना 72 हो गया, तो 72 सेंटीमीटर ये हो गया लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब आपसे यहां पर पथांतर दिया हुआ है, कलांतर बताना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां पर डेल्टा फाई लिख जाइएगा, 2 पाई लिखिएगा, लैम्डा का मान आप 72 लिख चुके हैं तो 72 यहां लिख लीजिएगा, और यहां पर ये पथांतर कितना था, पथांतर यानी कि डेल्टा एक्स का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पर 12 लिख देना है तुरंत, और 12 से भाग करेंगे तो 12 छंग 72 होता है, और ये आएगा 2 3 6 हो गया। तो डेल्टा फाई का मान निकल गया पाई बाई 3। यहीं पर लिख छोड़िए, नहीं तो आपको 180/3 कर देना है और ये आंसर हो जाएगा 60 अंश। तो डेल्टा फाई का मान निकल गया 60 यानी कि 60 अंश। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर द्रव में गिरती हुई गोली का सीमांत वेग का सूत्र लिखिए। तो द्रव में गिरती हुई गोली के सीमांत वेग का सूत्र लिखना है, सीमांत चाल निकलनी है। तो सूत्र क्यों लिखना था, तो सूत्र लिखिए v इक्वल 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। ये सूत्र बन गया। v इक्वल 2/9 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। ठीक है, यहां पर r त्रिज्या है, श्यानता गुणांक है ईटा, जी तो गुरुत्वीय त्वरण है, सबको पता है। ठीक है, ये जो रो है वो गोली का घनत्व है, सिग्मा क्या है, द्रव का घनत्व है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला पता चल गया। अब है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध करना है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, जितना कार्य किया जाएगा उतनी उसकी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, वो डिपेंड करेगा कार्य पॉजिटिव में किया जा रहा है कि निगेटिव में किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इससे त्वरण उत्पन्न करने वाले बल की दिशा क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सदिश ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तथा जिनके परिमाण 5 4 और 2 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए और सी के बीच में कोण कितना होगा, वो आपको निकालना है। तो देखिए करना क्या होता है इस सवाल में, इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो आपको जिसके बीच में कोण निकालना होता है उन वेक्टर्स को हम अपनी तरफ लिखते हैं। मतलब यहां पर ए और सी के बीच में कोण निकालना था, तो आपको यहां पर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर लिख लेते हैं, बी वेक्टर को इधर से ले जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का स्वतः गुणा कर देंगे, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर ये हो गया, और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब इसको स्वतः गुणन कर लीजिएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कैसे गुणा करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो गया। अब ये होगा माइनस ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस ये जगह सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
ठीक है, अब यहां पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहां पर ये देखिए ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये क्रम में होता है, तो यहां हमारा बन जाएगा कितना, 2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी सी का मान पता है आपको, ए का मान लिख देना है, बी का मान लिख देना और सी का मान लिखना है। तो ए का मान कितना है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे यहां पर, और यहां पर -2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी का मान कितना है, यहां पर सी का मान है 2, तो आपको यहां पर 2 लिख देना है, यहां पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 25 ये बनेगा, और 4 25 4 कितना हो गया, 29 हो गया, तो ये 29 हम यहां लिख लेते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगा कितना, -2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये हो जाएगा 16। इधर पक्षांतर कर देंगे और आगे इनवर्स में आंसर आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरण से गति करते हुए किसी पिंड द्वारा किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिएगा, मतलब टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र लिखना है। तो ये इसका फार्मूला हम लिख देते हैं, एस टी इज इक्वल टू टीवें सेकंड में चली गई दूरी u प्लस 2t-1/2 ये सूत्र होता है। एस टी इज इक्वल टू यू प्लस 2t-1/2 ये है टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, और बस इतना ही आपको यहां पर लिखना है। अगला नंबर क्वेश्चन इसके साथ है, एक पत्थर पृथ्वी तल से 36 से 30 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, इसका उड्डयन काल और परास कितना है वो आपको बताना है। तो देखो 36 से कितने अंश के कोण पर, 36 से कोण पर फेंका गया 30 अंश, तो आपको यहां पर थीटा की वैल्यू 30 अंश लिख लेनी है, 30 अंश हो गया। u का मान है 49, तो हम यहां पर 49 लिख लेते हैं मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहां पर g का मान नहीं दिया है, तो अपनी तरफ से हम 9.8 लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि 49 और 9.8 में कुछ कैंसिल हो सकता है, मतलब गुणा ये कट सकता है, ऐसे लिख लिया। तो अब हम सबको पहले लिखाना है क्या, उड्डयन काल। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला तो अभी मैंने इसी सेशन में लिखा, क्या होता है सूत्र, कैपिटल T इक्वल 2u साइन थीटा अपान जी। क्या बनता है बेटा फार्मूला, कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। यहां पर कैपिटल T लिख लीजिएगा, 2 लिखिएगा, u का मान कितना, u का मान आपको 49 लिख देना है, और साइन थीटा साइन 30 लिख दीजिए, यहां पे साइन 30 अंश हो जाएगा, और g का मान 9.8 लिख देंगे। तो कैपिटल T इक्वल 2 और ये 49 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यहां पर हम 1 और 2 नीचे पहुंचा देते हैं, और 9.8 लिखा, दशमलव लगाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया है, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। 49 51 49 49 दूना 98 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया है, और 2 से 2 ये कट गया, बचा कितना, तो कैपिटल T निकल गया है 5 सेकंड, हो गया आंसर। उड्डयन काल कितना हो गया, 5 सेकंड। अब निकालना क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास अब या तो फॉर्मूले से लगा लीजिए एक तरीका, दूसरा तरीका देखिए, क्षैतिज परास होता है R बराबर u cos थीटा इंटू टी। जब आपने सूत्र डेरिवेशन इसको किया था तो ये ऐसे लिखा था इंटू टी। ठीक है, t का मान आपको मालूम है, तो यहां पर क्या कर दीजिएगा, r का की जगह पे r लिखिएगा, u का मान कितना है 49 लिख जाइए, ये हो गया, और cos कितना, cos
cos 30 है ना थीटा, तो यहाँ पर cos लिख लीजिए, cos 30 हो गया। और टाइम कितना दिया है 5 सेकंड, लेकिन ध्यान रहा है ये देखिए ये हमारे पास ये cos में इसका इसके साथ गुणा नहीं होगा cos के साथ में, तो इसको हम इधर गुणा कर लेते हैं। 5 9 45 के 5 हासिल गया 4, 5 चौके 20, 4 24 ये हो गया। और cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, √3/2, 2 से काट दीजिएगा तो ये 1 और 2 और 2 हो गया 0.5, तो हमारा आंसर आ गया 122.5 √3। अब √3 का मान लिखना है तो आप 1.732 लिख सकते हैं और गुणा करेंगे आंसर लिखिएगा, नहीं तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ये 122.5 √3 मीटर। और नहीं ऐसे लगाना चाहते हैं तो आप परास का सीधा फार्मूला लिखिएगा, और परास का भी फार्मूला यहां पर अभी बताया गया था, u² sin 2θ/g। चाहे आप इसमें मान डाल दीजिएगा और चाहे ऐसे लगा लीजिएगा, दोनों तरह से आपका आंसर एक ही निकलेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम को प्राप्त करना है, यानी आपको छोटा सा डेरिवेशन ये तैयार करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा से आपको क्या तात्पर्य है, और पृथ्वी तल से किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पृथ्वी तल पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो व्यंजक यहां पर हम लिख देते हैं, U = -G MEM/RE, ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का है सूत्र। कैपिटल G तो आपको पता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ME क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है, M क्या है किसी पिंड का द्रव्यमान है, और RE क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। तो ये देखिए अब आगे जो प्रश्न आता है, बर्नौली की प्रमेय क्या है। तो बर्नौली की प्रमेय, जब कोई असंपीड्य अस्यांद्रो किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब, गतिज और स्थिति ऊर्जा का योग अचर रहता है। फिर से सुन लीजिएगा, जब कोई असंपीड्य अस्यांद्रो किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब, स्थिति और गति ऊर्जा का योग अचर रहता है। और सूत्र यहां पर क्या बन जाता है, ये है P + ½ ρv² + ρgh बराबर नियतांक, ये सूत्र बनता है, ठीक है। तो ये बर्नौली की प्रमेय है, ठीक है। ये पहला है दाब ऊर्जा, फिर गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। फिर अगला जो डेरिवेशन है, उष्मा विकिरण संबंधी स्टीफन का नियम लिखना है। तो स्टीफन का नियम है और फिर उसके बाद इस नियम के द्वारा न्यूटन के शीतलन नियम को स्थापित कीजिए। तो स्टीफन का नियम क्या है, किसी वस्तु के विकिरण की दर उष्मा संबंधी स्टीफन का नियम आपको लिखना है, फिर न्यूटन के शीतलन नियम की जो है स्थापित, न्यूटन का शीतलन नियम की स्थापना करना है। तो अगला सवाल क्या है, उष्मागतिक निकाय को 10 कैलोरी उष्मा दी जाती है और उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी वो आपको बताना है। देखिए, किसी उष्मागतिक निकाय को 10 कैलोरी उष्मा दी गई और उस पर 10 जूल कार्य किया गया, ठीक। आंतरिक ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, तो देखिए उष्मा कितनी दी गई, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि देखिए ये वाला मान दिया है किसमें, कैलोरी में, और ये मान दिया है जूल में, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो हम कैलोरी को जूल में तुरंत कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर Q को हम कितना लिख देंगे, Q को 10 × 4.2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये मानक दिया हुआ है, ठीक है। तो 4.2 से गुणा करेंगे तो हमारा Q का मान निकल गया 42, यानी कि गुणा करेंगे तो 42 ये हो जाएगा जूल। और यहां पर W कितना है, W है 10 जूल, ये हो गया, ठीक। अब सूत्र क्या बनता है, सूत्र है डेल्टा U = Q - W, Q - W। ये फार्मूला हमारा है
डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यहां पे भी थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है देखिए, डेल्टा यू ये हो गया, क्यू कितना है 42, ये लिख लीजिएगा। अब हाँ यहां देखिए, उस पर कार्य किया गया है, निकाय पर कार्य किया गया, निकाय द्वारा कार्य नहीं किया गया, निकाय पर कार्य किया गया। तो इसका मतलब जो माइनस वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधी बात ऐसे समझ लीजिएगा। मान लो आप घर से निकले और आपके मम्मी ने इतने रुपए दे दिए, ठीक, और जैसे बाहर निकले तो पापा ने भी इतने रुपए दे दिए। अब बताओ रुपए बढ़े कि नहीं बढ़े? समझ में बात आ गई होगी एकदम क्लियर। क्योंकि मम्मी ने दिए 42 रुपए और पापा ने भी दिए आपको 42 रुपए, निकाय पर कार्य किया गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितना हमारा आंसर आएगा, डेल्टा यू का मान आएगा 52 जूल। ठीक, अब जरा इसका दूसरा भी रूप हो सकता है। मान लो निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा हूं। अब हुआ क्या कि आप जब घर से निकले तो पापा ने दी, मम्मी ने सॉरी आपको दिए कितने रुपए, 42 रुपए, और आपकी छोटी बहन ने इतने रुपए निकाल लिए कि दद्दा लाओ कमीशन, इतने रुपए निकाल लिए, यानी आपके द्वारा दिए गए उसको रुपए निकाल लिए। इसका मतलब अब कंडीशन यहाँ क्या बनेगी, आपके पास जो रुपए होंगे वो 42 में से 10 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। शायद ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छी ढंग से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो h का मान कितना है वो आपको बताना है। देखिए ये सब आपने पढ़ा भी, सबको पता भी है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है और पृथ्वी तल से नीचे आने पर भी स्मॉल जी का मान घटता है। ये दोनों बातें लागू होती हैं। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, कैसे रिलेशन होता है, वो सूत्र बनता है जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। जरा फिर से समझिएगा, जी डैश इक्वल जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। अब जी डैश कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है और जी का मान 10 दिया हुआ है, तो आप यहां पर 10 लिख दीजिएगा। और 1 प्लस अभी h अपान आर ई का मान हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, बात को लिख लेंगे। अब यहां 10 ये ऐसे सीधे काट दीजिएगा, तो ये 2.5 ये 4 बार कट जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2.5 को ना 2.5 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, हो गया। अब यदि क्रॉस गुना करते हैं तो आएगा 1 प्लस एच अपान आर ई का स्क्वायर, ये हो गया कितना, 4। देखिए 1 प्लस एच अपान आर ई का स्क्वायर बराबर 4 हो गया। दोनों तरफ ले लीजिए वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर ई और बराबर हो गया 2। 4 का वर्गमूल तो 2 निकल गया। अब पक्षांतर करिए उधर से, तो ये हो जाएगा एच अपान आर ई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो एच अपान आर ई ये हो जाएगा कितना, 1। अब एक क्रॉस गुणा यदि यहीं पे कर लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कितना, h इज इक्वल टू आर ई, h इज इक्वल टू आर ई। आपसे पूछा क्या गया, h का मान बता, तो h का मान कितना आ गया, आर ई का मान तो 6400 किलोमीटर है, हो गया आंसर। ठीक, तो क्या चीज आपको पता चल गई कि पृथ्वी तल से यदि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर चले जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल का 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने सवाल लगा लिया, तो यहीं पे ये पूरा पेपर देखिए आपने हल कर लिया है। अब काम बाकी आप क्या बचा है, जो शेष सवाल इसमें बचे हैं डेरिवेशन वाले वो आप तैयार करिएगा और इसको दोबारा रिप्ले जरूर करिएगा, देखना है और लाइक शेयर फिर से दोबारा कर दीजिएगा। जो वंचित रह रहे हैं उनको भी बता दीजिएगा कि ये सेशन देख लें। और इसमें से आपको जो आने वाली परीक्षा आपकी है उसमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ये पक्का है एकदम।